नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग स्टार्स में। और हम इसमें गेज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के जो नए यंग टर्क्स हैं, जो नए लोग हैं, नए तरीके से बाज़ार को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके नज़र से मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए शो का नाम भी है राइजिंग स्टार। बाज़ार वही है, सोच नहीं है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं इस शो के, उनका नाम है दीपक शेनाय। कैपिटल माइंड्स नाम की एक कंपनी है जिसके वो फाउंडर हैं, सीईओ हैं। हालांकि उन्होंने शुरुआत में तो इंजीनियरिंग करी थी कंप्यूटर साइंस से, लेकिन फिर इन्वेस्टर बन गए, इन्वेस्टर गुरु बन गए और अब सबके पैसे भी मैनेज करते हैं और एक बहुत बड़ा सा पीएमएस भी चला लिया जो बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही अच्छा है। रिसर्च में बहुत हाथ है, हज़ारों की तादाद में आर्टिकल्स लिख चुके हैं, तो बहुत सारी इनकी खूबियाँ हैं। तो आज की मुलाकात, गुफ्तगू हमारी दीपक शेनाय के साथ होगी। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइजिंग स्टार्स में। तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि दीपक शेनाय एक इंजीनियर थे और बेंगलुरु जाना जाता है टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियर्स के लिए, फिर एकदम से ये कैसे हो गया कि आप इन्वेस्टमेंट के गुरु बन गए? थैंक यू सो मच नीरज जी। आपने एक तो हमें यंग और राइजिंग कहा, वो भी अच्छा है क्योंकि हमारे बाल काफी सफेद हो गए हैं। लेकिन नहीं, बाल तो मेरे भी सफेद हो गए बहुत। पर शायद इस बिजनेस में बाल सफेद होना एक्चुअली यूजफुल माना जाता है, क्योंकि बैटल के स्कार्स जो कहते हैं जिसका उससे उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बनती है। लेकिन हमारे जैसे मैं अगर मेरे हिस्ट्री देखें तो आई वाज एन इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, और मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ही मैंने स्टार्ट करी थी बैंगलोर में 98 में। लेकिन जब मैंने वो कंपनी चलाना, हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते थे और उसी टाइम पे हमने मतलब अकाउंटिंग सीखने के लिए, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर बनाना था तो अकाउंटिंग तो सीखना ही था। तो उस हिसाब जो उस टाइम पे जो हमने सीखा और फिर देखा कि पब्लिक कंपनीज जो हैं अपनी बैलेंस शीट्स, उस टाइम पे इंटरनेट काफी न्यू था लेकिन बैलेंस शीट्स वगैरह मिल जाती थी ऑनलाइन। तो हमने देखना स्टार्ट किया, थोड़ा समझना स्टार्ट किया कि देखो कैसे चलती हैं, और फिर उसी तरह से एक नजरिया बनता गया कि जैसे मार्केट की क्या रिलेशनशिप्स हैं। हमारी जो पहली कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट थी वो एक्चुअली इट वाज फॉर एन आर्म ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी। तो हमने जब स्टार्ट की थी उसकी प्राइस 5 रुपए की थी पर शेयर, और 1-1.5 साल के बाद आई थिंक 90 रुपए की हो गई थी शेयर। तो काफी मतलब शेयर प्राइस में काफी बढ़ोतरी आ गई थी उसी 1-1.5 साल में। तो हमने फिर उसी के बाद थोड़ा सा बढ़ के हमने थोड़ा सा और देखा। फिर एक टाइम पे हमने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जो इंडिया में काफी नई नई थी 2008-2009 में, उस टाइम पे हमने वहां पे, मैं बॉम्बे भी शिफ्ट हुआ यहाँ से, बैंगलोर से बॉम्बे, कि हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। देखिए इंडिया में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या हो सकती है। ऑटोमेटिकली कैन यू बाय एंड सेल स्टॉक्स, मतलब आप कंप्यूटर अगर उसमें कोई एल्गोरिथम बनाया जाए कि ऑटोमेटिकली देखिए कि जब खरीदने का टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली खरीद लेगा और फिर ऑटोमेटिकली बेच देगा। उस टाइम पे इंडिया में उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था एल्गोरिथमिक ट्रेड में, अब तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है। पर उस टाइम पे हमने कहा कि देखो लेट अस सी अगर ये हो सकता है कि नहीं। और उसी हिसाब से फिर हम आर्टिकल, मैं वहाँ कैपिटल माइंड में आर्टिकल लिख रहा था उस टाइम पे, कि जैसे मैं लर्न कर रहा हूँ कि कैसे बुल मार्केट्स हैं, कैसे बेयर मार्केट्स हैं। वहां से आगे जाके जैसे मेरी इंजीनियरिंग की नॉलेज ज्यादा डेटा स्पेसिफिक होने के लायक, इन सेंस में मुझे डेटा अच्छा लगता था कि अगर डेटा से कुछ, क्योंकि उस टाइम पे काफी ये था कि अगर आप प्रोमोटर को जानते हैं, मैनेजमेंट को जानते हैं, तो आपको पहले पता लगेगा क्या होने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से ये था कि देखिए अगर कुछ होना ही है तो डेटा में आएगा, और जब रिजल्ट्स में आएगा तो आगे अगर पिछले वाले रिजल्ट्स अच्छे हुए और कंपनी अच्छी है तो आगे वाले रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। तो डेटा के हिसाब से हमें जाना चाहिए, ना कि सिर्फ मैनेजमेंट से बात करके। तो उसी हिसाब से हमने पहले जब मैंने कैपिटल माइंड बिजनेस स्टार्ट करी थी, उसी आइडिया पे हमने रिसर्च स्टार्ट किया था कि डेटा से ही हम अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे। तो दीपक, ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे शो को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। क्योंकि हमने ये हमेशा सोचा कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग जान पहचान या इंफॉर्मेशन कहीं से मिल गई, प्रिवी हैं आप उसके, तो आपको फ़ायदा हो। लेकिन
साइंस का आपने इसमें यूज़ किया कि अगर कुछ है तो डेटा में दिखेगा, डेटा में दिखेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच आप लेके आए। तो ये आपको नौकरी करने या इंजीनियर बनने के बाद आपको लगा कि ये चीज़ हो सकती है, कि आपको पहले से ऐसे इंट्यूशन लगता था कि यार कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो बिल्कुल साइंटिफिक हो, जिसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े? ये हमेशा साइंटिस्ट का वो इंजीनियर का ड्रीम ही रहता है कि खुद ही करे कुछ। हम काम नहीं करना चाहते ना, वो बस वही प्रॉब्लम है। इंजीनियर लोग बस कहते हैं कि यार मशीन बनाओ, वही काम करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। हमारा आई मीन स्कोप ये था कि यार अगर कंप्यूटर खुद ही काम कर सकती है कि, लेकिन अब क्या हुआ था कि इसी टाइम पे 2009-2010 के बाद इंडिया में काफी डेटा हैवी होने लगी है। का आरबीआई से, सेबी से, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, सो जिसके जितने डिस्क्लोजर आ रहे थे, तो सारे डिस्क्लोजर उन्होंने इंक्रीज कर दिए कि देखिए आपको ये भी डिस्क्लोज करना है, 3 महीने में ये करना है, 2 महीने, हर महीने एक और चीज करनी है। तो ये जब डेटा आने लगे, हमने कहा कि इस डेटा, इतना ज्यादा जब डेटा आएगा तो इसको प्रोसेस करने के लिए ह्यूमंस, तो मतलब हम देख के तो शायद नहीं कर पाएंगे उतना जितना कंप्यूटर खुद ही कर सकता है। तो हम अगर इसको डेटा में डालें और इसको चार्ट्स में डालें या फिर इसको एनालिसिस वाली सॉफ्टवेयर में डालें, तो क्या हमें कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती हैं कि जिसमें पता लगे कि स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि 5,000 स्टॉक्स हैं, आप कितनों को ट्रैक करोगे? आप मैक्सिमम 50-60 को ट्रैक कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर तो 1,000, 2,000, 5,000 स्टॉक भी एक टाइम पर ट्रैक कर सकते हैं। तो डेटा को अगर आप इनपुट दें कंप्यूटर को, तो शायद आप ऐसे एल्गोरिथम बना सकते हैं जिसमें वो बता दे कि देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको आप जरा और गौर से देखिएगा। और उस हिसाब से फिर आपका यूनिवर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको 5,000 नहीं, 200 स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स में ही थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो अभी आजकल नॉर्मल हो गया कि लोग डेटा देख के ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 2009-2010 में उतना नॉर्मल नहीं था। बिल्कुल। और जो एल्गो के आपने शुरू किया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और आजकल उसका बहुत प्रयोग हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा ना कि एक्चुअली काम सर कोई नहीं करना चाहता, सभी लोग चाहते हैं कि दूसरे काम करें और हम उसको एंजॉय करें, लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है जो आपने अपनाया, जो कि एक बहुत ही वैलिड और अच्छा तरीका है कि आपने डेटा की मदद ली, साइंस की मदद ली और वो आपको काम कर रही है। अब मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त या किसी भी वक्त आप जब मार्केट को अप्रोच करते हैं, तो जो एक ट्रेडिशनल तरीका है मार्केट को देखने का या जो आपका तरीका है देखने का, उसमें कैसे फ़र्क है? तो हमने दो चीजें करी हैं। एक तो मार्केट को जो है, अगर आप डिवाइड करें, हर आदमी की जो फिलॉसफी है इन्वेस्ट करने की, वो अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, ग्रोथ वाली स्टॉक्स खरीदेंगे, या फिर जो बहुत चीप होंगी पी रेशियो के हिसाब से, हम उन स्टॉक्स को खरीदेंगे। उसको कहते हैं वैल्यू, फिर कहते हैं ग्रोथ, फिर 2-3 ऐसी और चीजें हैं। एक तो है क्वालिटी, जैसे बहुत अच्छी कंपनीज हैं बिना डेट के, जो लंबे अरसे से ग्रो करती आई हुई हैं, वो क्वालिटी कंपनीज हैं। और फिर दो और फैक्टर्स हैं जिसमें वो आप कहते हैं कि देखिए क्वालिटी, वैल्यू, वो आप नजर देखोगे, आपका नजरिया अलग होगा, मेरा नजरिया अलग होगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो मार्केट को मूव करती हैं उसको, जिसमें नजरिए का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मतलब जो प्राइस, स्टॉक प्राइस में ऊपर जाती जा रही है, तो ऐसा होता है कि ऐसे स्टॉक्स और बढ़ते जाते हैं। जैसे मतलब 52 वीक हाई हो गया, फिर और चढ़ता गया स्टॉक। तो ऐसे काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो चढ़ ऊपर होती जाती हैं और करीबन डबल भी हो जाती हैं और ट्रिपल भी हो जाती है। ऐसे लॉन्ग टर्म में मोमेंटम भी एक फैक्टर है जिसमें लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और लोग उसी में इन्वेस्ट करते हैं। हमने कहा ऐसे फैक्टर्स में हम इंटरेस्टेड हैं जहां से डेटा से ही हमें पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। तो ये जो तरीका है, अब ऑफ कोर्स अब तो काफी कॉमन हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यूएस में इसका रिसर्च करीबन 100 साल से ज्यादा डेटा को लेके 1960s 1970s में भी डेटा रिसर्च पेपर्स आए थे कि मोमेंटम जो है वो काफी यूजफुल स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और अगर आप मोमेंटम में देखें, जो स्टॉक्स ऊपर जा रही हैं उनको खरीदें, जो स्टॉक्स गिरती हैं उन्हें बेच दें, और दूसरे स्टॉक्स जो अब ऊपर जा रही हैं
उनको खरीदें। ऐसे जो स्ट्रैटेजीज हैं ये डेटा ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज हैं, जिससे डेटा से ही आपके अपॉर्चुनिटीज आते हैं और आपको फिर देखना पड़ता है। हम वैसे वैल्यू और ग्रोथ में हमारी एडवांटेज उतनी ज्यादा नहीं है। हमारी एडवांटेज मोस्टली डेटा को देख के वाली स्ट्रैटेजीज में है। और दूसरी जो चीज हम यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। अब लोग कहते हैं कि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक से कुछ होता नहीं है, पर काफी टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जो स्टॉक्स हैं वो तभी ऊपर जाती हैं जब बहुत सारी फैक्टर्स आपके फेवर में हो। एक तो होना चाहिए कि स्टॉक की खुद की अर्निंग्स अच्छी हो, वो तो ठीक है, पर मार्केट भी ऊपर जाना चाहिए, फॉरेनर्स को भी इन्वेस्ट करना चाहिए और मतलब पूरी मार्केट को भी उठना चाहिए। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो एनालिसिस है वो भी हम करते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस टाइम पे पोजीशंस बढ़ानी है और किस टाइम कम रखनी है। दीपक, जैसे मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको चार्ट सीख लेना चाहिए, और अगर आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको अखबार पढ़ना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इकोनॉमिक डेटा देखना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेंड पकड़ना होता है कि कैसे वो साइकिल बदल रही है। तो आप सारा दिन मार्केट ही सोचते रहते हैं क्या? अब कहा दो बच्चे हैं तो मतलब मार्केट इतना देखने को टाइम तो मतलब हर टाइम तो नहीं मिलता है, पर जरूर ऐसा होता है कि माइंड में हमेशा रहता है कि कुछ इंटरेस्ट है। अब एक टाइम ऐसा था कि हम सुबह से शाम तक सिर्फ वो स्क्रीन में ग्रीन और रेड देखते थे, और वो बिल्कुल आई थिंक यूजलेस है। अगर आप देखते रहोगे तो आपको कसिनो वाला फीलिंग आएगा बस कि। अच्छा दीपक, कभी ऐसा होता है कि रात में जाने से उठ के दिखा रहे देखें इस समय डाउ कहाँ चल रहा है भाई, बहुत सुबह, ऐसा होता है क्या? क्यों मीम बनते हैं इसमें बहुत सारे। सच बताओ तो ये मेरे से पहले बहुत होता था कि इनफैक्ट 2009 में 8 और 9 में जब बहुत ज्यादा मतलब डाउ से बहुत ज्यादा मतलब सिग्नल्स आ रही थी वर्ल्ड को, तब मैं सोता ही नहीं था कि वेट करता था कि डाउ कब खत्म होगा, और 1:30 बजे रात को फिर या 2:30 बजे इनफैक्ट उस टाइम पे तो 1:30 बजे था, क्योंकि वो विंटर का टाइम था, तो 1:30 बजे को मैं सो जाता था। उसके बाद अब वो इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसा है कि देखो डाउ ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं अभी तो कुछ कर नहीं सकता। अब मार्केट का वशीकरण कर लिया, अब समझ में आ गया कि कैसे उसको पकड़ना है, तो इसलिए अब रात में नींद खराब नहीं करनी है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड्स का, तुरंत वापस आते हैं, फिर दीपक से ये पूछेंगे कि इस वक्त बाजार में ठीक लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या फैक्टर्स है जिसको इस समय वो ट्रैक कर रहे हैं, साथ ही कई सारे बिजनेस प्लान्स भी होंगे दीपक के, उसमें भी बातचीत करेंगे। बहुत ही छोटा सा। राइजिंग स्टार्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज बातचीत हो रही है दीपक शेनॉय से, कैपिटल माइंड्स के फाउंडर एंड सीईओ। बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी। दीपक, आपने एक बहुत सी किताब भी लिखी है, मनी वाइज, आपके पीछे वो दिखती भी है मुझे। 2-3 बड़े शानदार आपने कोट्स लगा रखे हैं कि इफ़ यू वांट टू वर्क देन ओनली, नॉट बिकॉज कि आपको करना पड़ रहा है, और रिएक्ट करिए, ज़्यादा प्लान वैन मत करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय आप मार्केट में रिएक्ट कर रहे हैं या आप प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें मार्केट में आप? मेरा ये जरूर ये मानना है, और ये शायद ऐसा है कि हम फ्यूचर को तो हम ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोग कर सकते हैं, तो शायद वो मतलब वो दूसरी तरीके से लें। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जो हो रहा है उस पर मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि ये देखो ये हो सकता है, हम इस हिसाब से जाएंगे, अगर वो नहीं होता है तो फिर आपके प्लान्स चेंज आते हैं। तो मैं कहता हूँ देखिए जो स्टॉक गिर रहा है, आप समझोगे कि देखो और गिरेगा या फिर और ऊपर जाएगा। आई थिंक दैट इज द रॉन्ग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अच्छा ये यहाँ तक गिरा तो उसके बाद मैं अपने स्टॉक्स बेच दूंगा, उसके बाद मुझे नहीं समझ आता, या फिर इतना गिरेगा तो मैं और खरीद लूंगा। ये दोनों स्ट्रेटजीज भी ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए प्लानिंग इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग कि अगर नीचे जाता मैं ये करूंगा और अगर ये ऊपर जाता तो मैं ये करूंगा। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नाम लें किसी स्टॉक का यार, बट थोड़ा सा क्लोजर जाने के लिए एक आध सेक्टर अगर आप बताएं कि जो आपको इस समय लगता है कि बहुत अच्छे हैं या आगे फ्यूचर में बढ़िया हो सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी यहाँ पे मतलब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो इंडिया बना रही है, जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है, वहाँ पे इंडिया का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है,
एनर्जी जनरेशन के लिए, या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखें, ये दोनों इसमें ना क्लियर विनर कोई नहीं नजर आता स्टॉक मार्केट में कि ये स्टॉक ना इससे ये सबसे बेनिफिट ज्यादा करेगा। लेकिन ये सेक्टर्स है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ग्रीन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज अ वेरी वेरी बिग सेक्टर, और इसको अगर देखें तो 10 साल और इनका मतलब इनकी ग्रोथ होने वाली है। सेकेंड एरिया वुड बी न्यूक्लियर पावर, और वहां पे ज्यादा कोई लिस्टेड कंपनीज नहीं है अभी, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उनको मतलब इक्विपमेंट सपोर्ट पे देती हैं। थर्ड वन, एंड आई पर्सनली हमारा काफी बायस है उसमें, हमें लगता है कि आईटी एज अ सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। अभी शायद काफी ओवर वैल्यूड था अर्लियर दिस ईयर, लेकिन हम अभी और पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे अगर यूएस में रिसेशन आता है, वहां पे वेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो लोग और आउटसोर्स करेंगे। पिछले रिसेशन में भी ऐसे ही हुआ था, तो इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगी। अभी प्राइसेस गिर रहे हैं, वो ठीक है क्योंकि मार्जिन अभी कम है, लेकिन मार्जिन आगे से जाके ज्यादा होंगे। तो ये 3 सेक्टर्स है। रियल एस्टेट आपको नहीं अच्छा लगता? गोल्ड आपको नहीं अच्छा लगता? रियल एस्टेट बताइए, आपको अच्छा लगता है रियल एस्टेट? रियल एस्टेट आई थिंक लोगों को अपना घर, आई मीन वो इमोशनल रीजन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो फीलिंग आ जाती है अपना घर है वगैरह। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो कभी समहाउ 10-15 साल में कभी पैसा ही नहीं बनाती है ऑलमोस्ट। वो आपने घर खरीदा क्या? मैंने अपना नहीं खरीदा वो तो बस हम वो, लेकिन जब मैं खरीदूंगा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो घर के प्राइस बढ़ेंगे, मैं अभी खरीदूंगा और 5 साल बाद बेचूंगा। अब जब घर खरीदे तो गाड़ी कैसे, आप गाड़ी ये नहीं खरीद के सोचते हो कि मैं 5 साल में इसका प्राइस ये होगा। तो आई थिंक रहने के लिए घर खरीदना चाहिए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी कंपनीज जो हैं वो काफी उनकी अकाउंटिंग ना, बिकॉज ऑफ न्यू एएस रेगुलेशंस, वो समझ में नहीं आती है। आज का प्रॉफिट 3 साल बाद दिखेगा, या फिर 3 साल बाद का प्रॉफिट थोड़ा सा आज दिखेगा लेकिन 3 साल बाद नहीं दिखेगा। और इसके लिए अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वो सिर्फ साल में एक बार रिवील करते हैं, और उसकी वजह से हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है रियल एस्टेट कंपनीज में। और गोल्ड में आपका इंटरेस्ट है या घर से प्रेशर पड़ता होगा? वैसे घर से उल्टा प्रेशर है, हमारे घर में तो बिल्कुल गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप थोड़े एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप ट्राई कीजिए कि अगर आप गोल्ड है आपके पास थोड़ा सा भी, आप जाके उसे दुकान में बेचने की कोशिश कीजिए और कहिए कि मुझे और गोल्ड नहीं चाहिए इसके एक्सचेंज में, मुझे पैसे चाहिए। सडनली लोग वो स्ट्रेंज रिएक्शंस आया था कि नहीं हमें कैसे पता ये आपका गोल्ड है, हम नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ एक्सचेंज करते हैं। तो अगर ऐसी चीज है जो खरीदी जा सकती है लेकिन बेची नहीं जा सकती है, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे। और लॉन्गर टर्म में देखें, अगर आप 10 साल में, अब लास्ट 10 इयर्स में जो आपने गोल्ड की प्राइस की इंक्रीज देखी है, वो ऑलमोस्ट सारी जो है डॉलर के अप्रिसिएशन से आई, गोल्ड के प्राइस से नहीं है। डॉलर में अगर आपने 10 साल पहले गोल्ड खरीदी होती तो आपका अभी 10% लॉस होता। कैपिटल माइंड कुछ नए प्रोडक्ट या कुछ नए वेंचर्स करना चाहती है, म्यूचुअल फंड भी आप तैयारी कर रहे हैं, AIF फंड की भी तैयारी, उसके बारे में बताइए हमें थोड़ा। हाँ जी, हम वैसे जैसे हमारे हम जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चलाते हैं उसमें अबाउट 850 करोड़ हम मैनेज कर रहे हैं, और अबाउट 1500 करोड़ पे हम एडवाइस दे रहे हैं कुछ कस्टमर्स के लिए। तो हम जैसे अपनी फीस चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट करीबन म्यूचुअल फंड के जैसे ही चार्ज करते हैं। हम कोई प्रॉफिट शेयर नहीं लेते हैं, हमारे पास हमारा कोई एंट्री लोड नहीं है, एग्जिट लोड नहीं है, और हमारा जो फीस है वो जैसे म्यूचुअल फंड चार्ज करती हैं मैनेजमेंट फी के हिसाब से, हम भी वही मैनेजमेंट फी के हिसाब से चार्ज करते हैं। लेकिन हम PMS में रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप 50 लाख से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने एप्लीकेशन भरी है सेबी के साथ, और वो अभी इन प्रोसेस है। होपफुली इफ दे गिव अस अ लाइसेंस देन फिर हम अपना भी म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकते हैं, ताकि फिर हम सारे लोगों को सर्विस कर सकें हमारे स्ट्रेटजीज के साथ, और थोड़े से टेक्नोलॉजी को यूज करके इस बिजनेस को मतलब और सर्विस इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सर्विस करें और अपॉर्चुनिटीज एनहांस करें। AIF भी एक और तरीका है जिसमें हमने स्पेसिफिकली कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो हायर रिस्क लेना चाहते हैं, और वो हम PMS में नहीं लेना चाहते हैं।
तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली एक AIF के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट किया। वो प्रोसेस आई थिंक दोनों का काफी टाइम है, आई थिंक एटलीस्ट 1 year 1.5 years फ्रॉम नाउ मिनिमम। तो लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि हम इसी बिजनेस को ज्यादा बढ़ाएं। आजकल ये नए ज़माने की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट को ही अपना धर्म मान के चलती हैं, अच्छी लगती हैं आपको क्या? सच बताऊं तो ये जो वर्ल्ड है चेंज होती है ऐसी कंपनी से। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मतलब बड़े बड़े बन जाते हैं, जैसे अमेजोन जब आए थे उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा ऑनलाइन रिटेलर है जो लोग थोड़ी मतलब क्रेडिट कार्ड देके बुक खरीदेंगे। अब देखिए सब लोग क्रेडिट कार्ड देख के सब चीजें खरीदते हैं। वो जो नई नई कंपनीज है उसमें से कुछ कंपनीज आके दुनिया को बदल देंगी, इंडिया को भी बदल देंगी जी। लेकिन इसी जर्नी में कुछ कंपनीज जीरो भी हो जाएंगी। मतलब रिस्क का मतलब ये है कि ये हाई रिस्क गेम है, हाई रिटर्न्स गेम है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल के जो कंपनीज जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं शायद उनमें अभी प्रॉफिट का कोई मतलब व्यू नहीं है। और अगर प्रॉफिट की तरफ जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी उनकी वैल्यूएशंस भी उतनी इंक्रीज होती जाएंगी ओवर टाइम। और जब तक वो नहीं दिखाते कि वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है उस टाइम तक उनके स्टॉक प्राइसेस भी डिप्रेस्ड होंगे। एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा, हम इन सारी कंपनीज को काफी ओन करते थे लेकिन हमने कहा कि देखिए अभी प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब रूट नहीं दिख रहा है, लेट अस वेट। बट जब दिखेगा तो हम आएंगे, हम शायद लेट होंगे। हम बहुत जैसे आपके जो व्यूअर्स हैं वो हमारे से पहले शायद इन कंपनीज में आ जाएंगे, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स बेटर टू बी स्लाइटली लेट देन टू अर्ली। अच्छा, अब दीपक हम लोग एकदम अंत की तरफ हैं अब अपने शो की, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, दर्शकों को एक गिफ्ट दें। और वो गिफ्ट हो सकता है सिर्फ सबसे अच्छा ज्ञान का। और ज्ञान के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं, आप कोई फिल्म देख सकते हैं, आप कोई OTT सीरीज़ देख सकते हैं, आप कोई गाना सुन सकते हैं। तो एक तो किताब जो दीपक ने खुद लिखी है मनी वाइज, आप उसको पढ़ सकते हैं, तो वो तो एक गिवन गिफ्ट है। लेकिन दीपक शर्मा को भी तो कुछ पढ़ना, सुनना, देखना अच्छा लगता होगा। वो क्या है जो आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे? तो बिल्कुल, इनफैक्ट मैं काफ़ी मतलब आई रीड अ लॉट, तो किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ। और अभी एक किताब मैं सब लोगों को बोलूँगा कि आप पढ़ें, कि एक बुक है, इसका नाम है बफेट बाय रॉजर लोवेनस्टीन। ये मार्केट की किताब है, ये वॉरेन बफेट के बारे में। लेकिन उनका ये नहीं है कि ये वॉरेन बफेट ग्रेट हैं, ये है वो है। उनका एक्चुअली नाइस बायोग्राफी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड रॉजर लोवेनस्टीन लिखते भी बहुत अच्छे हैं। तो वो आई थिंक वो किताब बहुत अच्छी है अगर आपको मार्केट व्यूज चाहिए होंगे। और दूसरा जो मैं काफी पढ़ता हूँ वो एक ट्रैवल और ह्यूमर की किताब है। एक तो ह्यूमर की, आजकल तो ऐसे लोग ह्यूमर सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं यूट्यूब पे, शायद तो किताबें कौन पढ़ता होगा। लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक ऑथर है जिसका नाम है डेव बैरी। ये इनकी किताबें मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। और इनकी जो इनके जो सब बेस्ट किताब है, इट इज डेव बैरी इज नॉट मेकिंग दिस अप। आई लाइक दिस अ लॉट। तो ये मैं कहता हूँ कि मार्केट, दिस इज नथिंग टू डू विद मार्केट्स, बट इट्स अ वेरी गुड बुक। आप अगर पढ़ेंगे तो एटलीस्ट मार्केट में तो काफी आजकल ह्यूमर तो नहीं दिखता है, तो बाहर के लाइफ में स्माइलिंग और हंसना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दीपक ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने समझने की कोशिश की कि दीपक शर्मा कैसे सोचते हैं, मार्केट को कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे इतना बड़ा PMS चला रहे हैं इतने सक्सेसफुली। और आई कैन वन ऑफ द बेस्ट PMS कह सकता हूँ मैं, रिटर्न वाइज, और बहुत कम फीस में ये चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।